बल्ब को एक एक घर में पहुंचाने वाले एडिसन का जीवन उस वक्त निराशा से भर गया जब उस बल्ब के लिए बिजली कोई और बनाने लगा। एडिसन अपना सब कुछ खो रहा था। यही नहीं, एक बार तो उसके जिंदगी भर के कमाई को आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गई। एडिसन ने इस स्थिति का सामना कैसे किया? हुआ ये कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब तो बना लिया था, लेकिन साथ ही इसके कंपटीटर दूसरे बिजनेसमैन इससे बेहतर टेक्नोलॉजी की कोशिशें कर रहे थे। वो इस कोशिश में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार थे। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो एडिसन ही की तरह जीनियस हो। वो एडिसन से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाकर एडिसन को मार्केट से आउट करके पावर सप्लाई के बिजनेस पर मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे। फिर हुआ यूँ कि उन्हें एडिसन ही की कंपनी से ऐसा जीनियस मिल गया जिसे वो एडिसन के मुकाबले पर खड़ा कर सकते थे। उस जीनियस का नाम निकोला टेस्ला था। क्रोएशिया में जन्म लेने वाला साइंटिस्ट निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क में एडिसन ही का कर्मचारी था, मगर एडिसन की एक गलती ने टेस्ला को इसका दुश्मन बना दिया। उस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो बेहद मतलबी था। काम निकल जाने पर आंखें फेर लेता था। एक बार उसने टेस्ला से कहा अगर वो सारे जनरेटर ठीक कर दे तो वो $50,000 बोनस देगा। टेस्ला, जो कि उसका कर्मचारी था, उसने बोनस के लालच में सारे जनरेटर जल्दी जल्दी ठीक कर दिए। लेकिन जब वो बोनस लेने पहुंचा तो एडिसन ने कहा बोनस वाली बात तो मैंने मजाक में किया था। ये मजाक था या धोखेबाजी? टेस्ला को ये बात बहुत जोर से लगा। वो निराश होकर नौकरी छोड़ गए। एडिसन ने $50,000 बचाने के लिए जो कर्मचारी खोया था, वो नहीं जानता था कि यही कर्मचारी उसकी सारी एम्पायर पर भारी पड़ने वाला था। टेस्ला जल्द ही एडिसन की टक्कर की टेक्नोलॉजी मार्केट में ले आया। वो टेक्नोलॉजी थी अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। उधर एडिसन जिस बिजली से बल्ब जला रहा था वो डीसी या डायरेक्ट करंट था। उसे लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए हर एक मील पर एक नया बिजली घर बनाना पड़ता था, मतलब एक नई इन्वेस्टमेंट। मगर टेस्ला का एसी करंट एक ही बिजली घर से पूरे शहर को रोशनी दे सकता था, और एक ही बिजली घर हजारों मील दूर तक भी बिजली पहुंचा सकता था। एडिसन और जेपी मॉर्गन के मुकाबले के बिजनेसमैन ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी का इंतजार में तो थे। उन्होंने टेस्ला की आइडिया को समझा और उस पर डॉलर की बारिश कर दी। एक बड़ी बिजनेस कंपनी वेस्टिंग हाउस कॉरपोरेशन ने टेस्ला से एसी करंट के राइट 10 या $15 लाख में खरीद लिए। एसी करंट की उत्पादन शुरू हो गए। न्यूयॉर्क के बहुत से घरों को एसी करंट से बिजली की सप्लाई भी मिलने लगी। अब होना तो ये चाहिए था कि एडिसन एक बिजनेस आइडिया का मुकाबला बिजनेस आइडिया से ही करता, मगर वो जिद्दी और अहंकारी साबित हुआ। वो एसी करंट का फैलाव रोकने के लिए कोशिशें करने लगा। एडिसन और टेस्ला के इस टकराव को हिस्ट्री में वार ऑफ द करंट्स के नाम से याद किया जाता है। वार ऑफ द करंट्स में एडिसन ने हर डर्टी ट्रिक्स खेला, हर बुरा खेल खेला। उसके कहने पर जानवरों को एसी करंट लगाकर मारा गया। यहाँ तक कि एडिसन ने इंसानों को सजाए मौत देने के लिए भी एसी करंट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एसी करंट के खिलाफ उसने हजारों पम्फलेट छपवाकर भी लोगों में बांटे। ये सब कुछ इसलिए किया ताकि एसी करंट को खतरनाक साबित करके मार्केट में एसी करंट और टेस्ला का नाम बदनाम किया जाए। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोपेगेंडे के जोर से मार्केट से आउट हो सकती है क्या, जो सस्ता और अच्छा भी हो? शिकागो में होने वाली वर्ल्ड कोलंबियन एग्जीबिशन में बिजली की पावर सप्लाई की बोली लगी तो एडिसन के जनरल इलेक्ट्रिक ने $10 लाख की बोली लगाई, जबकि वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक ने इससे आधी सिर्फ $5 लाख की बोली लगाई। ये एडिसन के डीसी करंट की आखिरी हार थी। इसके बाद एडिसन बिजली के बिजनेस से आउट हो गया। ये सब एडिसन की जिद और हठधर्मी के कारण हुआ था। पहली बार एडिसन को हार का मजा चखना पड़ा, और वो भी अपने उस कर्मचारी के हाथों जिसे उसने सिर्फ $50,000 के लिए नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया था। इस नाकामी के बाद एडिसन के कंपटीटर समझ रहे थे कि एडिसन की बत्ती गुल हो गई, वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। मगर मेनलो पार्क के जादूगर की पिटारी में अभी बहुत से आइडिया बाकी थे। उसने पिटारी में हाथ डाला और वीडियो कैमरा निकाल लिया। देखने वालों की आंखें फिर खुली की खुली रह गईं। एडिसन ने फिर एक बार पुरानी टेक्नोलॉजी को बेहतर करके बेच दिया। वीडियो कैमरा की टेक्नोलॉजी
पुरानी ही थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट मुएब्रिज समेत कई लोग 1880 से इस पर काम कर रहे थे। कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों को एक सर्कल में घुमाया जाता तो ये तस्वीरें चलते हुए दिखाई देती थी, इसलिए उन्हें मोशन पिक्चर्स या चलती फिरती तस्वीरें कहा जाता था। एडिसन ने ऐसा कैमरा बना लिया जो बिजली से चलता था और एक ही कैमरे में सेलोलाइट के एक पट्टी पर तस्वीर बनती जाती थी। इस कैमरे को काइनेटोग्राफ का नाम दिया गया। एडिसन ने अपनी मेनलो पार्क वाली लेबोरेटरी से 21 मील दूर वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में ब्लैक मारिया के नाम से एक स्टूडियो भी बना लिया। यहाँ 1894 में बड़े पैमाने पर वीडियोज की रिकॉर्डिंग की गई। एडिसन वीडियो या मोशन पिक्चर को एक लग्जरी इंटरटेनमेंट बनाना चाहता था, इसलिए उसने पूरे अमेरिका में काइनेटोस्कोप के स्टूडियो का जाल बिछा दिया। इन स्टूडियोज में एक व्यक्ति 25 सेंट देकर काइनेटोस्कोप इस्तेमाल कर सकता था, यानी इसमें वीडियो देख सकता था। इस आविष्कार ने फिर से एडिसन को अमेरिका में लोकप्रिय कर दिया और इसके कारोबार को भी 4 चांद लग गए। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी एडिसन के वीडियो कैमरा से बेहतर वीडियो कैमरा बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो इसमें सफल भी हुए। सबसे पहले 2 फ्रांसीसी साइंटिस्ट कपड़े की स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की मदद से वीडियो दिखाकर तहलका मचा दिया। इसके बाद अमेरिका में भी फेंटोस्कोप के नाम से एक प्रोजेक्टर मार्केट में आ गया, जिसे आज पहली फुल सिनेमा मशीन समझा जाता है। इस प्रोजेक्टर की तुलना में एडिसन की काइनेटोस्कोप की कोई मायने नहीं रखती थी। बिजली के बिजनेस में विफल होने के बाद अब ये दूसरा मौका था जब एडिसन का कारोबार तबाही के दहाने पर खड़ा था। लेकिन इस बार एडिसन होशियार था। उसे मालूम हो गया कि बिजनेस में जिद नहीं सौदेबाजी चलती है, इसलिए उसने सौदेबाजी कर ली। उसने फेंटोस्कोप के मालिक टॉम अरमाद से फेंटोस्कोप के राइट ही खरीद लिए। फिर उसने फेंटोस्कोप को बेहतर बनाकर वाइटास्कोप के नाम से एक ऐसी सिनेमा मशीन तैयार की जो बाकी सब कंपटीटर को मार्केट से आउट कर दे। वाइटास्कोप के बाद 1896 में एडिसन ने प्रोजेक्टोस्कोप के नाम से एक नई सिनेमा मशीन बना डाली। दोस्तों, जिन मशीनों पर अमेरिकी सिनेमा इंडस्ट्री की रोजी रोटी चलती रही है वो एडिसन की सिनेमा मशीनों से सीखकर ही बनाई गई थी। इस तरह हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने जन्म लिया। मोशन पिक्चर्स और गूंगी फिल्मों का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 1920 के दहाई में कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने गूंगी फिल्मों की जगह बोलती फिल्म बना ली और मार्केट में ले आए। लेकिन सिनेमा मशीन और वीडियो कैमरा ही एडिसन की आखिरी मंजिल नहीं थी, वो तो स्काई इन द लिमिट के मुताबिक चलता था। वीडियो मार्केटिंग में कामयाबी के बाद उसने बिजनेस के कई क्षेत्रों में कदम रख दिया। उसकी स्थापित की हुई कंपनियां पंखे, मोटर, ग्रामोफोन, बिजली का सामान, यहाँ तक कि मेडिकल और प्लास्टिक की पैकिंग तक बनाती थी। एडिसन के हर प्रोडक्ट पर उसका नाम लिखा होता था और कंपनी के हर विज्ञापन में ये दावा किया जाता था कि एडिसन प्रोडक्ट से बेहतर कोई चीज़ नहीं। इस तरह एडिसन का नाम गुणवत्ता की गारंटी बन गया। 12 साल की उम्र में दौलतमंद और बिजनेसमैन बनने का जो ख्वाब उसने देखा था वो पूरा हो गया। अब वो बूढ़ा हो रहा था। जाहिर तौर पर उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन जिस उम्र में लोग अपने खून पसीने की कमाई में से अपना एक पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं करते, वहीं एडिसन 5 मिलियन 50 लाख डॉलर अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखे, लेकिन टस से मस नहीं हुआ ये कि दिसंबर 1914 में एडिसन के वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी वाले प्लांट में आग लग गई। देखते ही देखते 13 इमारतें जलकर राख हो गई। एडिसन भी वही मौजूद था और अपनी उम्र भर की कमाई अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख रहा था। लेकिन उसे न दिल का दौरा पड़ा और न परेशानी हुई। उसने अपने बेटे चार्ल्स से कहा, बेटे जाओ अपनी माँ और उसके सब दोस्तों को ले आओ। आग का ऐसा नज़ारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। चार्ल्स ने अपनी बाप की बात सुनकर शायद सोचा हो बुढ़ा सठिया गया, बहकी बातें कर रहा है। मगर ये बुढ़ा सठियाया नहीं था। वो तो कागज कलम लेकर उन चीज़ों की सूची बना रहा था जो उसे दोबारा अपने प्लांट के निर्माण करने के लिए चाहिए था। वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर उसकी इस हरकत को देखकर उत्सुक हुआ। उसने सोचा, जरा देखे तो सही ये व्यक्ति अपना नुकसान देखकर अब क्या लिख रहा है। उसने एडिसन से पूछा तो जवाब में उसे हैरान कर देने वाला जवाब मिला।
एडिसन ने कहा, मैं 67 वर्ष का हूँ, मगर मैं कल से एक नई शुरुआत करूँगा, एक नई बिगनिंग करूँगा। ये बात सुनकर चार्ल्स की तरह शायद रिपोर्टर को भी एडिसन की दिमागी सेहत पर शक हुआ हो, लेकिन एडिसन मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था। जब फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया तो प्लांट में होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया तो ये 30 से 50 लाख डॉलर था। लेकिन एडिसन ने नुकसान की ये खबर भी हंसी मजाक में उड़ा दी। उसके पास अब भी इतनी दौलत थी कि वो ये प्लांट दोबारा खड़ा कर सकता था। कुछ ही समय में उसने अपना प्लांट दोबारा बनाकर अपना नुकसान पूरा कर लिया। एडिसन बुढ़ापे में भी जवानों की तरह काम करता था। उसे अपने प्लांट्स पर जाना और हर मामले में वर्कर्स को गाइड करते रहना अच्छा लगता था। मगर बुढ़ापा कभी न जाने के लिए आता है, कई बीमारियों को साथ लाता है। सो एडिसन का हाजमा और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहने लगा। गुर्दे भी जवाब दे रहे थे। बीमारियों ने जब ज़्यादा शारीरिक मेहनत के काबिल न छोड़ा तो उसने 1926 में वह अपना कारोबार अपने बेटे चार्ल्स को सौंपकर रिटायर हो गया। अब वो ज़्यादातर अपने दोस्त हेनरी फोर्ड के साथ दिखाई देता था। हेनरी फोर्ड एडिसन ही की कंपनी में इंजीनियर था। इसी दौरान उसकी एडिसन से दोस्ती हो गई। इसके बाद हेनरी ने फोर्ड कंपनी के नाम से कारें बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। 1931 में न्यू जर्सी में एडिसन की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो बिस्तर से लग गया। आखिर 18 अक्टूबर 1931 में 84 वर्ष की उम्र में एडिसन की मौत हो गई। उसका ताबूत 2 रोज तक उसकी लेबोरेटरी में रखा रहा, जहां 50,000 से ज़्यादा लोगों ने आखिरी बार उसे देखा। तीसरी रात अमेरिकी राष्ट्रपति हॉर्बर्ट हावर्ड ने रेडियो पर लोगों से निवेदन की कि वो एडिसन की याद में अपने घरों की बिजली 1 मिनट के लिए बंद कर दें। इसलिए पूरे अमेरिका में एक समय में लाइट बंद हो गई। ये बात इसका इजहार था कि एडिसन न होता तो अमेरिका कैसा दिखाई देता। एडिसन को न्यू जर्सी में ही अपने घर के पास दफन कर दिया गया। एडिसन के नाम पर 1093 पेटेंट है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया है जो किसी पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को नया रूप दिया जा सके? यकीनन आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने एडिसन की शानदार बायोग्राफी का पहला पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखें।